हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे भाई और बहनों। देखिए, आज मैं आपके सामने फिर एक नई विषय और नई क्लास को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आज की जो क्लास है वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है तथा विज्ञान विषय से जितने भी संबंधित विद्यार्थी उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी वीडियो चैनल पर और लेकर के चलता हूं आपको उसी क्रम में जो एक क्रम है प्रतिदिन एक नई वीडियो आने का और एक प्रत्येक पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है उसका। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में श्वसन तंत्र के बारे में बताया था और सचित्र वर्णन करके भी बताया था, लेकिन आज मैं बताऊंगा श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन क्या है, किस प्रकार से होता है तथा आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन क्या होता है, श्वसन की वो जो क्रिया विधि है वह किस प्रकार से होती है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। श्वसन और दहन क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो लगातार मुझसे जुड़े रहें और मेरी वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो को पसंद करें तो लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें तथा वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, मैं प्रतिदिन आपको एक नई क्लास को उपलब्ध कराता हूं और विज्ञान विषय से संबंधित तथा जीव विज्ञान विषय से संबंधित जितनी भी क्लास होती है मैं प्रत्येक पॉइंट को आपके सामने लेकर के आता हूं और उन सभी पॉइंटों को बहुत ही अच्छी तरह से विस्तृत रूप से बताता हूं। आपको डटने की आवश्यकता ना हो, आपको किसी भी पॉइंट को मतलब इस तरीके से समझाता हूं कि वो पॉइंट यहीं के यहीं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। आप कॉपी और कलम अपने पास रखें, प्रत्येक पॉइंट को नोट करते चलें। जितने भी मैं यहाँ पर पॉइंट को समझाता हूं मैं बहुत ही इस प्रकार से समझाता हूं कि आपको यहीं पर समझ में आ जाए। देखिए, तो आज की जो क्लास है वो है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। जैसा कि आप देख रहे हैं, विज्ञान कक्षा 10 श्वसन रेस्पिरेशन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो परिभाषा है जो लिखी हुई है, इसके बाद मैं आपको श्वसन की क्रिया विधि क्या होती है वह बताऊंगा, यानी कि श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन की क्रिया विधि भी बताऊंगा मैं आपको तथा श्वसन व दहन में क्या अंतर होता है मैं आपको यह भी बताऊंगा। जो भी महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा, यानी कि जो आंतरिक श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और जो बाह्य श्वसन होता है, श्वसन, इसके बारे में बताऊंगा। यानी कि जो 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। इन चारों पॉइंटों को आप नोट कर लें। मैं प्रत्येक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा और आपको यहीं पर समझ में आएगा। तो शुरू करता हूं आज की वीडियो और लेकर चलता हूं आपको उसी क्रम में जो एक के बाद एक आने का क्रम है। आज का जो मेन पॉइंट है वो है श्वसन। श्वसन क्या है, देखिए, जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, यह सब श्वसन की क्रिया के अंतर्गत आता है और प्रत्येक जीवधारी के लिए श्वसन एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और श्वसन यानी कहां से किस प्रकार से होता है, देखिए, श्वसन करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है मैंने पिछली वीडियो में बताया था और एक बार आपको फिर बता देता हूं। ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो है सूर्य, यानी कि सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और सूर्य से ऊर्जा को कौन प्राप्त करता है, पौधे प्राप्त करते हैं। पौधे जो होते हैं वो सूर्य से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं तथा हम यानी जो प्राणी होते हैं वो प्राणी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। निर्भरता के पौधे से ही हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और हम जब ऊर्जा हमको मिलती है और ऊर्जा से ही हम श्वसन करते हैं। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि ऊर्जा नहीं होगी तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो श्वसन करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो लिखा हुआ है, श्वसन यानी कि जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जीव होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, वो प्राणी जो होते हैं, जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। यानी कि भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसन। एक बार पुनः फिर देखिए, जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 को क्या बोलते हैं, जो हमारा CO2 होता है, CO2 इसको बोलते हैं कार्बन डाई
ऑक्साइड क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O इसको बोलते हैं जल, क्या बोलते हैं, जल। ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, यानी किसके, जैविक ऑक्सीकरण क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। और ग्लूकोज में बंधित ऊर्जा धीमी गति से विभिन्न पदों में मुक्त होती है। और ग्लूकोज में बंधित जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही धीमी गति में विभिन्न पदों में मुक्त होती है। जैसे कोशिका के अंदर एटीपी, कोशिका के अंदर एटीपी में संग्रहित कर लिया जाता है। अब एटीपी यानी जो एटीपी है ना, एटीपी इसको बोलते हैं, एटीपी को एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट यानी एटीपी को क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफास्फेट एक ऐसा यौगिक है, एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो सभी सजीव कोशिकाओं का, जो सजीव कोशिकाओं का ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक है। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट जिसको हम एटीपी बोलते हैं, वह एडिनोसिन ट्राइफास्फेट सभी एक ऐसा यौगिक है। ये क्या है, ये एक यौगिक है, क्या है, यौगिक। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो सभी जीवित कोशिकाओं का, सभी सजीव कोशिकाओं का ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक है। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट सभी सजीव कोशिकाओं का वाहक एवं संग्राहक है। ये जो श्वसन है, जो मैंने आपको अभी बताया, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, वो आपको समझ में भी आया होगा। यानी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण क्रिया को श्वसन बोलते हैं। इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। और ग्लूकोज में बंधित ऊर्जा धीमी गति से विभिन्न पदों में मुक्त होती है, जिससे कोशिका के अंदर एटीपी में संग्रहित कर लिया जाता है। और एटीपी क्या है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट बोलते हैं, जो सभी सजीव कोशिकाओं की ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक होता है। यह एक यौगिक है। ये क्या है, एक यौगिक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पॉइंट समझाया। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं ऑक्सीजन की क्रिया विधि क्या होती है। यानी कि ऑक्सीजन की क्रिया विधि में ही ये दो पॉइंट आते हैं, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन क्या होता है और बाह्य श्वसन क्या होता है, आप लगातार देखते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं लेकर चलता हूं आपको अगला जो पॉइंट है हमारा, वो श्वसन की क्रिया विधि क्या है। अगला पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन की क्रिया विधि। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहली बार भी बताया था कि मैं आपको 3-4 पॉइंट बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप नोट करते चलें। श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण। जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसके लिए, ऑक्सीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन हम सब जानते हैं हमें कहां से प्राप्त होता है, ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से प्राप्त होता है। यानी श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन हम सबको पता है कि हमें कहां से प्राप्त होता है, वायुमंडल से। कहां से प्राप्त होता है, वायुमंडल से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और यह जो वायुमंडल से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इसकी दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। यानी वायुमंडल से जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है उसकी दो प्रमुख घटनाएं होती हैं, जिसको बोलते हैं हम आंतरिक श्वसन और दूसरे को बोलते हैं बाह्य श्वसन। दो प्रमुख घटनाएं, एक पहला है आंतरिक श्वसन और नंबर 2 बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन क्या होता है और बाह्य श्वसन क्या होता है। आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना
कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का मुक्त होना व CO2 का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना व कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन बोलते हैं, जिसको इंटरनल रेस्पायरेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक श्वसन को इंटरनल रेस्पायरेशन। कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनना व कार्बन डाइऑक्साइड बनना, इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन भी कहते हैं। दूसरा देखते हैं बाह्य श्वसन, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करके, जो वायुमंडल से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके उसे कोशिकाओं तक पहुंचाना। वायुमंडल से जो बाहरी श्वसन होता है, जो बाह्य श्वसन होता है, जिसको एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोलते हैं, उस क्रिया में वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाना, इस क्रिया को बाह्य श्वसन कहलाती है। यानी यह जो क्रिया होती है, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसे कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है, वह बाह्य श्वसन के अंतर्गत होता है। तथा कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना व कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, इसे कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, कोशिकाओं की क्रिया विधि के अंतर्गत आते हैं। अब जो श्वसन तथा दहन में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। श्वसन तथा दहन में अंतर, श्वसन किस प्रकार से होता है, दहन किस प्रकार से होता है। आप लगातार जुड़े रहें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। मैं आपको अब दहन तथा श्वसन के मध्य जो अंतर होता है वो क्या होता है, मैं एक सारणी बना के आपको समझाऊंगा और आपको यही समझने की कोशिश करना, प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करते चलना। मैंने इससे पहले आपको रेस्पायरेशन सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का चित्र बना करके बहुत सारी जानकारियां प्रदान की थी। यह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। विद्यार्थी अंत तक वीडियो को अवश्य देखें और समझने का प्रयत्न करें। देखिए, अब मैं आपको श्वसन तथा दहन क्या होता है, उसमें क्या अंतर होता है, यह बताऊंगा। एक सारणी, एक श्वसन और एक दहन के बीच में जो अंतर स्पष्ट करते हैं वो किस प्रकार से होता है। मैंने आपको एक सारणी बनाई, यहाँ पर एक तरफ श्वसन है और एक तरफ दहन है। पहले तो श्वसन एवं दहन में अंतर क्या होता है ये आपको समझाऊंगा। श्वसन एवं दहन दोनों ही ऑक्सीकरण की क्रियाएं हैं। जो श्वसन और दहन है, एक श्वसन और एक दहन, दोनों ही ऑक्सीकरण की क्रियाएं हैं और दोनों में ही ऊर्जा मुक्त होती है। दोनों ही ऑक्सीकरण की क्रियाएं हैं और दोनों में ही ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन में भी ऊर्जा मुक्त होती है और दहन में भी ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, इन दोनों क्रियाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी श्वसन और दहन दोनों ही ऑक्सीकरण की क्रियाएं हैं, दोनों में ही ऊर्जा मुक्त होती है और दोनों में ही ऑक्सीजन का प्रयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन दोनों क्रियाओं में अंतर होता है, दोनों क्रियाओं में अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है उसको भी देखते हैं। देखिए, एक तरफ श्वसन है, एक तरफ दहन है। इस सारणी को आप बना लें अपनी कॉपी पर और प्रत्येक पॉइंट को नोट कर लें। देखिए, यह क्रिया जीवों में होती है। जो श्वसन की क्रिया होती है वो किस में होती है, वो जीवों में होती है। और जो दहन की क्रिया है, यह क्रिया भौतिक वातावरण में होती है। जो श्वसन की क्रिया है वो जीवों में होती है तथा जो दहन की क्रिया है वह भौतिक वातावरण में होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई चरणों या पदों में मुक्त होती है। जो श्वसन है, जो श्वसन की क्रिया है, उसमें ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई चरणों या पदों में मुक्त होती है तथा इसमें संपूर्ण ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। दहन में क्या होता है, संपूर्ण ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। देखिए, ये वाला जो पॉइंट है आपका वो 2 से 3 नंबर का आता है और आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लें और इसे नोट भी कर लें। तीसरा पॉइंट देखते हैं, विमुक्त ऊर्जा एटीपी में अनुबंधित की जाती है और संचित की जाती है। जो विमुक्त ऊर्जा होती है वो एटीपी क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था, एटीपी में अनुबंधित की जाती है और संचित की जाती है। और इसमें जो विमुक्त ऊर्जा ऊष्मा व प्रकाश में बदल जाती है। इसकी जो ऊर्जा होती है विमुक्त ऊर्जा व ऊष्मा और प्रकाश में बदल जाती है और इसमें ऊर्जा का संचय नहीं किया जा सकता। इसमें ऊर्जा का संचय यानी ऊर्जा संचित होती है, लेकिन इसमें ऊर्जा प्रकाश व ऊष्मा में बदल जाती है तथा इसका संचय नहीं किया जा सकता। यानी पॉइंट नंबर 4 देखिए, एटीपी आवश्यकता अनुसार ऊर्जा मुक्त करती है। यानी एटीपी जितनी आवश्यकता होगी उतनी ऊर्जा को मुक्त करती है, जिसका उपयोग क्रियाओं द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग क्रियाओं के द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए
किया जाता है। एटीपी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतनी ही ऊर्जा मुक्त करेगी और उसका प्रयोग जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें जो दहन की जो ऊर्जा होती है पूरी तरह से विकृत होती है, यानी कि इसमें उतनी ऊर्जा नहीं दी जा सकती जितनी एटीपी यानी जितनी आवश्यकता उतनी, लेकिन इसमें पूरी तरह से पूरी ऊर्जा दे दी जाती है। ये जो 4 पॉइंट थे जो दहन और श्वसन में अंतर स्पष्ट करने के लिए मैंने आपको समझाए। अब मैं आपको बताऊंगा जो श्वासोच्छ्वास जो ब्रीथिंग होती है वो किस प्रकार से की जाती है। जो श्वासोच्छ्वास होता है, जो ब्रीथिंग होती है वह क्या है, श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप नोट कर लें इसे। देखिए श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग, वायुमंडल की शुद्ध वायु का फेफड़ों तक पहुंचना, वायुमंडल की शुद्ध वायु का फेफड़ों तक पहुंचना तथा अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना। वायुमंडल की शुद्ध वायु का फेफड़ों तक पहुंचना तथा अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना, यह क्रिया ब्रीथिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास। शुद्ध वायु का फेफड़ों तक पहुंचना तथा अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहलाती है। इस क्रिया में बाहरी वायुमंडल, इस श्वासोच्छ्वास की क्रिया में बाहरी वायुमंडल तथा फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। जो ब्रीथिंग की क्रिया है यह वायुमंडल से स्वच्छ वायु फेफड़ों तक पहुंचती है तथा फेफड़ों से अशुद्ध वायु बाहर निकलती है, इसे ब्रीथिंग बोलते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत बाहरी वायुमंडल तथा फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो गैसें होती हैं वो होती है हमारी O2 और CO2, यानी कि O2 ग्रेड करना और CO2 निकालना। O2 क्या होता है? ग्रेड होती है और CO2 बाहर निकलती है। यानी कि ये जो दो गैस होती हैं, जिन गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ों और वायुमंडल के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है, जो हमारी ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। यह पॉइंट आपको बहुत समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरह से, यानी कि ये 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, आप इसे नोट कर लें। अब मैं आपको बताऊंगा जो श्वसन चक्र एवं श्वसन दर क्या होती है, लास्ट पॉइंट है। इसके बाद श्वसन चक्र एवं श्वसन दर, जिसको बोलते हैं श्वसन चक्र व तथा श्वसन दर। श्वसन चक्र और श्वसन दर क्या है आप देखें, अंत तक देखें। वीडियो को यदि आप पसंद करें तो लाइक अवश्य करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो आप देख रहे हैं और उसको नोट भी कर रहे हैं तथा समझ भी रहे हैं। श्वसन दर और श्वसन चक्र क्या होता है? श्वसन चक्र तथा श्वसन दर, श्वसन चक्र एवं श्वसन दर। श्वसन चक्र में वायु को ग्रहण करने तथा फेफड़ों से वायु को बाहर निकालने दोनों क्रिया होती है। जो श्वसन चक्र होता है वह वायु को ग्रहण करने तथा फेफड़ों से बाहर निकालने की जो दोनों क्रियाएं होती हैं वो श्वसन चक्र में होती है। किसमें होती है? श्वसन चक्र में वायु को ग्रहण करना तथा फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना, ये दोनों क्रियाएं श्वसन चक्र में होती हैं। 1 मिनट में जितनी बार वायु का निःश्वसन होता है, यानी 1 मिनट में जितनी बार फेफड़ों के द्वारा वायु बाहर निकाली जाती है, आप यहीं पर समझना, 1 मिनट में जितनी बार फेफड़ों के द्वारा वायु बाहर निकाली जाती है या जिसका निःश्वसन होता है उसे श्वसन दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मिनट में फेफड़ों के द्वारा जितनी बार वायु का निःश्वसन होता है उसको हम श्वसन दर बोलते हैं। यह बच्चों में अधिक होती है तथा जो वयस्क होते हैं, जो जवान होते हैं, उनमें यह क्रिया कम होती है तथा विश्राम अवस्था में जब कोई प्राणी विश्राम करता है तो यह 1 मिनट में लगभग 12 से 15 प्रति मिनट हो जाती है। यानी 1 मिनट में एक प्राणी 12 से 15 बार श्वास को बाहर ले जाता है, बाहर लाता है और अंदर ले जाता है, बाहर लाता है और अंदर ले जाता है। जो श्वसन चक्र की प्रक्रिया है यह फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना तथा वायु को अंदर ले जाना, ये श्वसन चक्र के अंतर्गत आती है। तथा 1 मिनट में जितनी बार फेफड़ों के द्वारा वायु का बाहर निःश्वसन होता है उस क्रिया को श्वसन दर बोलते हैं। और
यह बच्चों में यह क्रिया मतलब 1 मिनट में अधिक बार होती है तथा वयस्कों में यह क्रिया कम होती है तथा विश्राम अवस्था में 12 से 15 प्रति मिनट हो जाती है। मैंने आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया। मैंने आपको कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक था मैंने आपको वह बताया। आप प्रत्येक पॉइंट को नोट करें, उसको एक बार पढ़ें। मैंने पूरी कोशिश की आपको यहीं पर समझाने की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन सभी तक पहुंचाएं जिनको यह इसकी आवश्यकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और उस उन्नति को प्राप्त करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आज का जो वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो पॉइंट है मैं आपको अगली वीडियो में लेके आऊंगा। जो परिवहन है, जो परिवहन जैसे हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, किस प्रकार से होता है, अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें।